अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स के सेक्शन के अंदर कवर कर लिया था कि भाई रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स, यानी अगर आपको आपका रेगुलेटर कहे कि भाई आपने इन चीज़ों पे भी रिपोर्ट करना है तो आप कहते हैं वी फर्दर रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। जिसमें ये कहा था आपको कि भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए थे, नहीं बने हुए थे, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बने हुए थे उसी के तहत आपके एफएस बने या नहीं बने, एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं वो कंपनी के मकसद के लिए ही हुई गई हो, और अगर कोई ज़कात डिडक्ट होनी थी तो वो डिडक्ट होकर सेंट्रल ज़कात फंड में जमा हो गई हो। ये सारी चीज़ हमने देखी नहीं, सही है जी। पर अगेन आई एम सेइंग दैट वाज नॉट अ ओपिनियन ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ओपिनियन आपकी अदर रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे था। तो तभी इसका नाम भी देखें, आपके सामने लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमने देख लिया था। खैर, आज की क्लास में हम देख लेते हैं एक और पैराग्राफ जिसका नाम है अदर मैटर, यानी इसको हम कहते हैं ऑडिट की जबान में OMP, अदर मैटर पैराग्राफ। अब सर, सारी चीजें आपने बता दी, अब ये कौन सी बला आ गई कि आप कोई अदर मैटर बताना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं एक एक करके ना इसकी लाइंस को ना ब्रेक कर करके और मैं इसको मिक्स करूंगा, जोड़ूंगा, पीछे से कनेक्ट करूंगा। बहुत सुकून से सुनिएगा। मैंने ये कहा, अगर कोई गोइंग कंसर्न की मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है, यानी मैं ये भी नहीं कह रहा होता कि भाई वाकई में कंपनी गई तो गोइंग कंसर्न है ही नहीं। अनसर्टेन मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब है शक है। मैं कह रहा हूँ गई तो गई ना, मतलब तो उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा यूज नहीं होता। फिर मैंने कहा कि अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो मैं क्या कहता हूँ मैनेजमेंट को, ये सारी अनसर्टेनिटीज आप एफएस में डिस्क्लोज करें। आप इन अनसर्टेनिटी से कैसे टैकल कर रहे हैं वो भी एफएस में डिस्क्लोज करें। और फिर मैं अपने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ के अंदर यही सारी चीजें रेफर करवाऊंगा ताकि शेयर होल्डर को समझ आ जाए। तो सर, आपने इनको एम्फेसाइज क्यों नहीं करवाया? मैं टेक्निकली मटेरियल अनसर्टेनिटी के पैराग्राफ के जरिए एम्फेसाइज ही करवा रहा हूँ, आप इस बात को समझें। मैंने कहा चलिए उससे आगे निकल गए हम, क्योंकि वो मटेरियल अनसर्टेनिटी का मसला था तो उसके लिए रेलेवेंट पैराग्राफ बताया गया। आगे फिर मैंने कहा, एक एक्सेप्शनल लिटिगेशन चल रही है कंपनी के ऊपर, एक एक्सेप्शनल लिटिगेशन यानी केस चल रहा है कंपनी के ऊपर, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ हुआ है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ हुआ है। तो बच्चों, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ हुआ है और वो कोई ऐसा मैटर नहीं कि जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, तो उस केस के अंदर मैं चाहता हूं, अगर मुझे चाहिए, मैं समझता हूं कि मेरे शेयर होल्डर को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बात उसके समझने के लिए फंडामेंटल है। ये बात उसके समझने के लिए फंडामेंटल है। तो फिर इस केस में बहुत सुकून से समझिएगा, तो इस केस के अंदर मैं उस मैटर को एम्फेसाइज करवा देता हूं यूजिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो ये हमने सीखा था। पर एम्फेसिस ऑफ मैटर की कुछ कंडीशंस हैं कि ऑडिटर की जजमेंट में वो मैटर फंडामेंटल हो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरी बात को समझे, ऑफ यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मैटर फंडामेंटल हो, और वो डिस्क्लोज भी हो। फिर दो और शर्तें हैं कि वो मैटर की ऑडिट मैटर ना हो, पहली चीज, और दूसरी चीज उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई ना हो, वरना तो वो ऊपर आ जाएगा। तो हमने इस पे क्लैरिटी ले ली। फिर मैं आपको ये कहूं कि सर, अगर मैंने ये कहा था कि एक मैटर की ऑडिट मैटर, तो वो कहता है कि भाई की ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो कि ऑडिटर की जजमेंट में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड पे वो बताता है कि आपने कैसे सेलेक्ट करने होते हैं। ये आप वो मैटर्स को देखें जो आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट किए हैं, यानी आप वो मैटर्स को देखें जो आपने किससे कम्युनिकेट किए हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। उसमें से भी कौन से उठा लें? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर उठा लें, ताकि जिस मसले ने आपको पूरे ऑडिट के दौरान तंग किया था वही आप शेयर होल्डर को बताएं, क्योंकि आप समझ रहे थे कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए शेयर होल्डर आपको भी पता होना चाहिए और उसकी स्लाइड डिस्क्रिप्शन कि आपने उसके ऊपर क्या काम किया है। तो ये हो गया की ऑडिट मैटर। अब जब कनेक्टिविटी मैंने बना दी है तो अब मैं आता हूं अदर मैटर पैराग्राफ के ऊपर। देखो, वो कहता ये है कि पहली चीज, अदर मैटर पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप कोई और मैटर बताना चाह रहे हैं जो कि एफएस में डिस्क्लोज नहीं है, पहली शर्त। यानी अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर जो भी बात बताएंगे, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, जो भी बात बताएंगे उसकी मैं एग्जांपल देता हूं, पर वो बात लाजमी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज हो, ना कि होनी भी चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो, उसको एम्फेसाइज करवाना है तो उसके लिए तो ईओएम है।
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी का मसला है, तो वो कौन सी बात है, वो कौन सी बात है सर, वो आपकी बात है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न की। तो सर अब ये एग्जांपल दे दें आप हमें कि अदर मैटर में कौन सी चीज आएगी। पर पहली चीज तो आपने अपने भेजे में फिक्स करनी है कि अदर मैटर में जो चीज आएगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए ऊपर पैराग्राफ्स की आपको डिटेल्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब सुकून और तामुल से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। यानी मैंने ये कहा कि एग्जांपल दे रहा हूँ पहली, इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स खुद भी स्टैंडर्ड ने बताई, तो मैं आपको कुछ वो दे रहा हूँ। आपको पहली एग्जांपल, बार बार होता ही है कि आप एक XYZ कंपनी के ऑडिटर हैं। अच्छा, वो XYZ कंपनी जिसके आप ऑडिटर हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो XYZ कंपनी जिसके आप ऑडिटर हैं, टेक्निकली हम यहाँ पे बना भी लेते हैं। मैंने कहा ये XYZ कंपनी है, सही है जी, हम इसके ऑडिटर हैं, सही जी, हम इसके ऑडिटर हैं। अच्छा, ये XYZ कंपनी जिसका मैं ऑडिटर हूं, सही जी, ये है सब्सिडरी इसकी ABC कंपनी की। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि XYZ कंपनी को लेकर ABC एक कंसोलिडेटेड FSB बनाएगा, तो यानी ये इसमें जाके मर्ज हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे ना बैलेंसेस। तो अगर हम ये कहें कि एक XYZ कंपनी है और एक उसकी पेरेंट कंपनी है, तो मैं ऑडिट किसका कर रहा हूँ, XYZ कंपनी का। मैं ऑडिट किसका कर रहा हूँ, XYZ कंपनी का। बट अब आगे सुनिएगा, बहुत टेक्निकलिटीज में बता रहा हूँ आपको। XYZ कंपनी अकाउंटिंग करती है IFRS के तहत, और ये डिस्क्लोजर फॉलो करती है कंपनीज एक्ट के। अच्छा, ये जो ABC कंपनी है ये यूएस में बैठी हुई है, ये जो यूएस में बैठी हुई है ये फॉलो करती है गैप फ्रेमवर्क, यानी जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क या पॉलिसी जो भी है वो गैप फ्रेमवर्क फॉलो करती है। हम कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, हम किसके तहत बनाते हैं, IFRS के तहत। वो किसके तहत बनाते हैं, गैप के तहत। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, उसके लिए जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि भाई या तो मैं कॉस्ट पे रहूंगा या रीवैल्यूएशन में मॉडल पे कहूंगा, तो हो सकता है गैप कुछ और कहता हो सकता है कि हमें जो चीज कैपिटलाइज करने को कही गई है और गैप कहता हो ना करो। तो दैट मीन्स कि इन दोनों में आपस में क्या आ गई, इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो इस पर्पस के लिए मुझे, क्योंकि मैं ऑडिटर हूं, मुझे कहा जाता है कि ये XYZ कंपनी दो तरीके के अकाउंट बनाएगी। कितने तरीके के बच्चों, दो तरीके के अकाउंट्स बनाएगी, एक IFRS के तहत, एक गैप के तहत। जो IFRS के तहत यही कंपनी अकाउंट बनाएगी, ये जमा करवा दिए जाएंगे किसके पास सर, अपने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, SECP के पास। वो किसने ऑडिट की है, मैंने, उस पर मैंने रिपोर्ट दी अलग से। अब आ जाओ दूसरे साइड पे, दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बने हुए, पर क्या वो SECP में जमा होंगे, नहीं, वो किसके पास जाएंगे, पेरेंट एंटिटी के पास, ताकि वो अपने लाइक टू लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट कर पाए। पर मेरा आपसे सवाल ये है, आपने अभी कितने सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दिया, तो आपका जवाब आता है दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितने सेट, दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने जब दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दिया है, तो दिस इज लाइकली कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो, और दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो। पहली चीज वापस सुनिएगा भाई, एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन कुछ और हो, दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन कुछ और हो। तो सर अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपने दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, इशू किए हैं, तो आप अगर ये बात अदर मैटर पैराग्राफ है, बात समझिएगा, अदर मैटर कोई और मैटर है जो एफएस में डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि दो अलग एफएस बने हुए हैं। तो आप जो आईएफआरएस वाले एफएस के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट के अंदर एक अदर मैटर का पैराग्राफ डालेंगे जिसमें आप बताएंगे कि हमने इन फाइनेंशियल्स का भी ऑडिट किया है जो आप देख रहे हैं शेयर होल्डर, और हमने उन फाइनेंशियल्स का भी ऑडिट किया है, बात समझिएगा, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट किया है जो किसी और फ्रेमवर्क पे बने हुए हैं। तो कल को आपके हाथ में वो रिपोर्ट लग जाए तो इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज अदर मैटर, कि भाई मैंने एक अलग मैटर बता दिया है जो कि मुझे लगता है शेयर होल्डर को पता होना चाहिए
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिटर की जिम्मेदारियों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बात समझ आ रही है? यानी मैं ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ ना, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग में क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो ऑडिट किया है वो दो सेट ऑफ एफएस का किया है, एक जो XYZ फ्रेमवर्क के तहत बने हुए, दूसरे इस फ्रेमवर्क के तहत बने हुए, मैंने दोनों को ऑडिट किया, दोनों पे रिपोर्ट दी है। तो प्लीज बड़ा मेहरबानी जो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं इसको उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, उसके ऊपर अलग है, ये नहीं समझना कि ये दोनों पे दी गई है। आई होप दिस इज क्लियर। खैर आप इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं तो यू विल हैव अ डेफिनेट क्लियर आइडिया। अच्छा देखो मैंने इसमें लिखा हुआ भी है कि हम उसको आइदर 706 में पढ़ेंगे। अच्छा आइदर 706 टेक्निकली एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर दोनों की बात करता है, तो हमने अलग अलग दोनों को रीड किया पर उसके अंदर बातें दोनों की हुई हैं। खैर अदर मैटर्स की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता यह है कि अदर मैटर पैराग्राफ तब दिया जाएगा जब ऑडिटर कंसिडर करे, जब ऑडिटर कंसिडर करे क्या, नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर which is not required to be disclosed in FS। पहली बात समझ आती है भाई, अल्लाह के बंदो, अगर वो required to be disclosed होगा तो वो अदर मैटर नहीं है, वो एम्फेसिस है, वो EOM है, और अगर वो कैम है तो वो EOM भी नहीं हो सकता, और अगर वो जो मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो वहां जाएगा। बात क्लियर होती है? खैर और फिर दूसरी चीज ये कहता है बट इज रेलेवेंट। देखिए मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल नहीं है, लाजमी नहीं है, रेलेवेंट है। रेलेवेंट है यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जरा इस बात को लॉजिकली समझें बच्चों, में ऐसा लॉजिकली समझें कि सर लॉजिक ये कहती है इसके पीछे कि भाई अगर आपने ऑडिट किया दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, प्लीज बता रहा हूँ कितने सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दो सेट ऑफ एफएस का, तो दो सेट ऑफ एफएस पे जब आप ओपिनियन दे रहे हैं तो ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो एक बंदे के पास जा रही है तो वो ये नहीं समझे कि ये रिपोर्ट दोनों के ऊपर है। ऑल्दो आपने ऊपर लिखा हुआ होगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मैंने जो है आयजा के तहत किया है और ये इस स्टेटमेंट्स का किया है, बट अगेन आप उसको कंफ्यूज तो नहीं करेंगे ना, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए दिस पैराग्राफ हैज बीन इंट्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड अदर मैटर पैराग्राफ। और याद रखिएगा अदर मैटर पैराग्राफ कब आता है, जब पहली चीज तो ये है कि वो एफएस में डिस्क्लोज ना हो, और दूसरी चीज जब आपको लगे कि वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है। आई एम अगेन सेइंग नॉट फंडामेंटल, रेलेवेंट। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है सर? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? नहीं। पहला ऑडिट इटसेल्फ, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की जिम्मेदारियां। तो सर यहाँ पे मैं यही तो बता रहा हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये अलग है और दूसरे सेट ऑफ एफएस पे अलग है, ताकि आप किसी को मिक्सअप ना करें। बात क्लियर होती है आपको? अच्छा भाई आगे इसके बाद प्रोवाइडेड दैट, यानी इसकी कोई एक्सेप्शन आ रही है। अच्छा वो कह रहा है कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। अगर आपको आपका लॉ रेगुलेशन कहता है कि आपने ऐसी कोई बकवास नहीं करनी है रिपोर्ट के अंदर, तो फिर आप मजबूर हैं, आप कानून से फर्जा नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर आप मेरे भाइयों और बहनों जो अदर मैटर पैराग्राफ है वो नहीं दे सकते। तो देखिए कंडीशन लगा दी ना, प्रोवाइडेड दैट, जैसे ईओएम में कहता है प्रोवाइडेड दैट दैट मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर, तो मना करता है ना, और उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई ना हो, तो वहां पे वहां की कंडीशन, यहाँ पे यहाँ की कंडीशन। आगे फिर मैंने कहा मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर। देखो यहाँ पे भी कह दिया इसने, बोला अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी सिखाया था की ऑडिट मैटर का एफएस में डिस्क्लोज होना लाजमी नहीं है। तो अगर की ऑडिट मैटर है तो बच्चों चलो सही है, वो आप उसको ऑलरेडी ऊपर बता चुके होगे ना, तो फिर यहाँ पे बताने की कोई नीड नहीं है। तो सर कंक्लूड करें, व्हाट इज अदर मैटर पैराग्राफ। तो आपसे कोई पूछे अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा? सर अदर मैटर पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जो कि पहले तो उस मसले पे दूंगा जो एफएस में डिस्क्लोज ना हो। देखो लिखा हुआ भी है, ऑडिटर कंसिडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर व्हिच इज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द एफएस, पहली चीज। और दूसरी, ऑडिटर को लगे कि वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल नहीं है, रेलेवेंट है, पर किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए? एफएस की? नो। ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि इसकी बकाया एग्जांपल्स तो मैं तब कराऊंगा ना जब मैं आइजा 706 शुरू कराऊंगा। तो खैर सर इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं ताकि आप अदर मैटर अलग में देख सकें। अब इसके जो दो कंटेंट्स बाकी हैं वो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग के जरिए करवा दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाह।